दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो कुछ हुआ था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वैसे आप भी इस हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में गलत जानकारियां भी शेयर की जाती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे कि जलियांवाला बाग का किसने लिया बदला और कैसे दिया इस काम को अंजाम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी भारतीयों के जहन में इसकी यादें ताजा हैं। इस हत्याकांड के लिए ब्रिटेन के कई नेता सॉरी फील कर चुके हैं, लेकिन ये निर्मम हत्याकांड हमेशा भारत की बुरी यादों में से एक रहेगा। इतिहास में घटी इस घटना के बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इस घटना से आहत एक क्रांतिकारी के लंदन जाकर बदला लेने की कहानी शायद कम ही लोग जानते होंगे। चलिए जानते हैं कौन था डायर। डायर का जन्म भारत में ही हुआ था और उनके पिता शराब बनाने का काम करते थे। डायर को उर्दू और हिंदुस्तानी दोनों ही भाषाएं बहुत अच्छे से आती थीं। डायर को उसके लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारियों में उसकी कोई बहुत अच्छी साख नहीं थी। इतिहास में डायर का नाम अमृतसर के कसाई के तौर पर है, और ऐसा न केवल राष्ट्रवादी बल्कि इंपीरियलिस्टिक भी मानते हैं। उनके निर्मम कृत्य को भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी के अपवाद के तौर पर देखा जाता है। हालांकि बाद में आधिकारिक हंटर कमीशन की जांच और अनाधिकारिक तौर पर हुई कांग्रेस की जांच में पाया गया कि जनरल डायर इस तरह की सोच रखने और सोच को अंजाम देने वाला अपने ही तरह का अकेला शख्स था। हंटर कमीशन के सामने डायर ने माना था कि उन्होंने लोगों पर मशीन गन का इस्तेमाल किया और बाग के लिए एक सकरा सा रास्ता था, और सैनिकों को आदेश दिया कि वो जिस ओर ज्यादा संख्या में लोगों को देखें उधर फायर करें। जब फायरिंग बंद हो गई तो वहां न घायलों के लिए मेडिकल की व्यवस्था थी और न ही लाशों के लिए अंतिम कर्म की। उन्हें व्यापक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया था। किसी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर की गई ये निर्मम सामूहिक हत्या अपने आप में पहली घटना थी। हिंसा, क्रूरता और राजनीतिक दमन ब्रिटिश राज में पहली बार नहीं हुआ था, और न ही ये अपवाद था, लेकिन ये अपने आप में एक अलग स्तर की क्रूरता थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार को व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने लाया। अंग्रेजी राज भारतीयों के लिए वरदान है, उसके इस दावे को उजागर किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत हो गया। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि कहानी इतिहास की किताबों में दर्ज है कैसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, और उसका परिणाम 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार के रूप में दिखा। हालांकि समझने वाली बात यह है कि कैसे और क्यों ये नरसंहार देशव्यापी आंदोलन का अंतिम केंद्र बना। पंजाब ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन और क्रूर उत्पीड़न देखा था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मरे और 3600 लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग में उस दिन क्या हुआ, आज हर किसी को मुंह ज़बानी पता है। 13 अप्रैल को लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये गोलीबारी करीब 10 मिनट तक बिना एक भी सेकंड रुके होती रही। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई। गोलियां चलाते चलाते चलाने वाले थक चुके थे और 379 जिंदा लोग लाश बन चुके थे। कहा जाता है कि करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना से पंजाब के लोगों में आक्रोश तो था ही, पूरे देश में रोष फैल गया था। बचपन से ही अनाथालय में पले बढ़े उधम सिंह के दिल में भी गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। जनरल डायर को मारना उनका मकसद बन गया। उन्होंने अपने बाकी क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर जनरल डायर को मारने का पूरा प्लान बनाया। वो अलग अलग नाम और भेष से अफ्रीका,
नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका जैसे देश घूम घूम कर सही मौकों का इंतजार करते रहे। इसका हो रहा था विरोध। दरअसल जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोलैट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का सभा आयोजित कर लोग विरोध कर रहे थे। शहर में कर्फ्यू लगा था। वहीं इस सभा में कुछ नेता भाषण देने वाले थे। कर्फ्यू के बीच हजारों की संख्या में लोग सभा स्थल पहुंच गए। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो बैसाखी पर्व पर परिवार के साथ मेला देखने आए थे, लेकिन जानकारी मिलने पर जलियांवाला बाग पहुंच चुके थे। बैसाखी मनाने आए थे लोग। इस बाग में बाहर से आए नागरिक इकट्ठा हुए थे और हर वर्ष होने वाले बैसाखी जश्न के लिए पहुंचे हुए थे। वो इस बात से अनजान थे कि अमृतसर समेत पंजाब में मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। फायरिंग के आदेश के बाद उन्होंने बाहर निकलने की कोशिशें भी की, लेकिन रास्ता सकरा होने की वजह से वो जान बचा पाने में असफल रहे। जनरल डायर के आदेश पर उनके सैनिकों ने भीड़ पर करीब 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलाईं। इन गोलियों का निशाना वो लोग बने जो दीवारों से निकलकर जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। दरवाजों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही थी। कहते हैं कि घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई और 1200 लोग घायल हुए, जबकि सूत्रों का कहना है कि करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत इस त्रासदी में हुई थी। 21 साल बाद मार कर लिया बदला। नाम है उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनामा गांव में एक सामान्य से परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार तहल सिंह और माता का नाम नारायण कौर था। उधम सिंह जब साल भर के थे तो उनकी मां का निधन हो गया और 1907 में पिता भी चल बसे। अब उधम सिंह और उनके बड़े भाई को अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। 1917 में उनके बड़े भाई के देहांत होने के बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। अब उनके जीवन का लक्ष्य था देश की आजादी और डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी और माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित अवसर का इंतजार करने लगे। लंदन में रहते हुए उन्होंने जनरल डायर से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की लंदन के कांगस्टन हॉल में एक बैठक है। कार्यक्रम में वक्ताओं की सूची में माइकल ओ डायर का भी नाम शामिल था। उधम सिंह को अब जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने का मौका मिल गया था। उधम सिंह अपनी रिवॉल्वर को एक मोटी किताब में छिपाकर बैठक स्थल पर पहुंच गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कांगस्टन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां डायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, अब हम आपको ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। क्या है ये सच? तो ये सच है कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था और लंदन जाकर एक शख्स की हत्या भी की थी, लेकिन उधम सिंह ने लंदन में जिस शख्स की हत्या की थी वो जनरल डायर था ही नहीं, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां बरसाई थी। दरअसल इस हत्याकांड में 2 लोग अहम थे। एक थे माइकल ओ डायर, वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। दूसरा था कर्नल रेजिनाल्ड डायर, जिसने जलियांवाला बाग में जिन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर ने
कर्नल डायर की तरफ से दिए गए फायरिंग के ऑर्डर का समर्थन किया था। इसके बाद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। जिस डायर ने गोलियां चलवाई थी, उस जनरल डायर की 1927 में ब्रेन हैमरेज से मौत हो चुकी थी, जिसके लिए कहा जाता है कि उधम सिंह ने उसे लंदन जाके मारा था। वहीं सच ये है कि उधम सिंह ने जिन्हें मारा था वो माइकल फ्रांसिस ओ डायर यानी कि उधम सिंह ने उसका समर्थन करने वाले डायर को मारा था। दोस्तों, आपको उधम सिंह के बारे में पहले से ये सारी बातें पता थी या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।